मित्रों, पिछले वीडियोस में हमने समामेलन की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की और न केवल समामेलन की परंपरागत पूरी प्रणाली का प्रक्रिया का हमने जिक्र किया, अपितु एकीकृत जो समामेलन प्रक्रिया जो नए सिरे से बनाई गई है उसका भी हमने जिक्र किया। आज हम समामेलन से पूर्व के अनुबंधों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली समामेलन से पूर्व के जो अनुबंध होते हैं उनकी बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, जिनको हम प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि समामेलन से पहले कोई भी कंपनी अस्तित्व में आई हुई नहीं मानी जाती। केवल समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही उसी तिथि से कंपनी अस्तित्व में आती है। तो उससे पूर्व के अनुबंधों की क्या स्थिति है, ये एक विवाद का भी विषय रहा है, चर्चा का भी विषय रहा है। तो उसके बारे में क्या कहता है अपना कंपनी अधिनियम, उसके हम थोड़ा सा देखें। प्रवर्तक कंपनी के विधिवत समामेलन से पूर्व कंपनी के लाभ एवं हित के लिए जो अनुबंध किए जाते हैं, ये निश्चित है कि करने ही पड़ेंगे। अगर कंपनी को अस्तित्व में लाना है तो उन्हें ही समामेलन से पूर्व के अनुबंध या प्रारंभिक अनुबंध के नाम से जाना जाता है। ऐसे अनुबंधों के संबंध में कंपनी का दायित्व नहीं होता है। स्पष्ट है कि कंपनी का दायित्व ऐसे अनुबंधों के बारे में कुछ भी नहीं होता है। केलनर बनाम वेबस्टर 1866 का जो केस है, उसके मामले में निर्णय के बाद से यही नियम प्रचलित है कि किसी कंपनी के समामेलन से पूर्व इसके प्रवर्तकों द्वारा किए गए प्रारंभिक अनुबंधों तथा व्यय के लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी प्रकार से कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी के उत्तरदायी नहीं होने के पीछे कारण यह है कि कानून की दृष्टि में प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के पूर्व कंपनी के एजेंट नहीं हो सकते। जब तक कोई अस्तित्व में ही नहीं आया है, तब तक वो नियोक्ता कैसे हो जाएगा और उसकी तरफ से काम करने वाला एजेंट भी नहीं हो सकता। इसके पीछे तर्क यह है कि एजेंट की नियुक्ति या उसके अनुबंधों एवं कार्यों का पुष्टिकरण करने के लिए, रेटिफिकेशन करने के लिए प्रधान का अस्तित्व में होना आवश्यक है, और समामेलन से पहले कंपनी अस्तित्व में आती नहीं है। चूँकि प्रारंभिक अनुबंध तथा व्यय करने के बाद ही कंपनी अर्थात प्रधान अस्तित्व में आता है, अतः कंपनी उन कार्यों का पुष्टिकरण नहीं कर सकती। तो स्पष्ट रूप से ये बात आ जाती है कि पूर्व के अनुबंधों के लिए कंपनी का दायित्व नहीं होता है। तो समामेलन से पूर्व के अनुबंधों के संबंध में कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इन अनुबंधों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं होता। स्पष्ट है कि समामेलन से पूर्व ना नियोक्ता है, ना एजेंट है, इसी प्रकार से ना कंपनी है, ना कंपनी की ओर से कोई काम करने वाला है, तो कंपनी का कोई दायित्व नहीं होता है। और नंबर 2, कंपनी भी इन अनुबंधों को प्रवर्तित नहीं करवा सकती। स्पष्ट है कि जब कंपनी का कोई दायित्व नहीं है तो कंपनी भी इन अनुबंधों को प्रवर्तित नहीं करवा सकती। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन अनुबंधों का पुष्टिकरण भी नहीं हो सकता, रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। नंबर 4, इन अनुबंधों के लिए प्रवर्तक ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। स्पष्ट है कि जब कंपनी का कोई दायित्व नहीं है, कंपनी इन अनुबंधों को प्रवर्तित नहीं करवा सकती, पुष्टिकरण इनका हो नहीं सकता, तो इनके लिए प्रवर्तक ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। अब बात आती है कि काम तो निश्चित रूप से प्रवर्तकों ने कंपनी के लिए किया है, और अगर प्रवर्तक नहीं करेंगे तो कंपनी को कंपनी के अस्तित्व में कैसे लाया जाएगा। तो प्रवर्तक भी कुछ दशाओं में अपने दायित्व से बच सकते हैं, जिसमें नंबर 1, यदि अनुबंध में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया हो कि यदि कंपनी इस अनुबंध को निर्धारित अवधि में स्वीकार या अंगीकार नहीं करती है तो दोनों ही पक्षकार इस अनुबंध को निरस्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रवर्तक
उस अनुबंध को निरस्त करने की सूचना दूसरे पक्षकार को दे देते हैं तो वे अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से ये अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 ये बात आती है कि यदि प्रवर्तक प्रस्तावित कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों में पंजीयन से पूर्व ही इन अनुबंधों की शर्तों को सम्मिलित कर इस बात का उल्लेख कर दें कि समामेलन के बाद कंपनी इन अनुबंधों को नए सिरे से करेगी। ऐसा करने के उपरांत भी कंपनी तभी उत्तरदायी होती है जबकि कंपनी ने समामेलन के बाद उन अनुबंधों को स्वीकार कर लिया हो तथा ऐसी स्वीकृति की सूचना दूसरे पक्षकार को दे दी गई हो। तो ये भी स्पष्ट है कि कंपनी तभी उत्तरदायी मानी जाएगी जबकि कंपनी ने समामेलन के बाद उन अनुबंधों को स्वीकार कर लिया हो तथा ऐसी स्वीकृति की सूचना भी उसके द्वारा दे दी गई हो। नंबर 3 ये बात आती है कि यदि समामेलन के बाद कंपनी उन अनुबंधों के पक्षकारों से प्रत्यक्ष रूप से पुनः नए सिरे से अनुबंध करे, कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जबकि अनुबंध उसके लिए लाभप्रद हो, कंपनी के हित में होना चाहिए। केलनर तथा वेबस्टर के मामले में भी यही सुझाव दिया गया था कि एक कंपनी पुष्टिकरण करके उस अनुरोध का लाभ नहीं उठा सकती है जो उसकी ओर से उसके निर्माण से पूर्व किया गया था। ऐसा करने के लिए उसे अपने निर्माण के बाद पुराने अनुबंध की शर्तों पर नया अनुबंध करना चाहिए। तो ये भी स्पष्ट है कि कंपनी के हित में हो, लाभप्रद हो ऐसा अनुबंध। अब इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यह उल्लेखनीय है कि प्रवर्तक प्राय प्रारंभिक अनुबंधों को प्रारूप अनुबंधों के रूप में ही करते हैं, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में करते हैं। कंपनी के समामेलन के बाद इन प्रारूप अनुबंधों को कंपनी को संचालक मंडल की सभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें संचालक मंडल नॉर्मली प्राय स्वीकार कर लेता है और अनुबंध का निर्माण हो जाता है। उस समय से ही कंपनी उन अनुबंधों के लिए उत्तरदायी हो जाती है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, संचालक मंडल की मीटिंग में स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुबंध का निर्माण हो जाता है। उस समय से ही कंपनी उन अनुबंधों के लिए उत्तरदायी हो जाती है। किंतु यदि किसी प्रारूप अनुबंध को संचालक मंडल स्वीकार नहीं करता है तो उसके लिए कंपनी का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो स्पष्ट है कि सामान्य रूप से समामेलन से पूर्व के अनुबंधों की स्थिति इस प्रकार की है कि वस्तु स्थिति यही कहती है कि कोई अनुबंध नहीं माना जाता है। फिर भी अगर प्रारूप अनुबंधों के रूप में अगर प्रवर्तक उनको करते हैं और उनको संचालक मंडल की सभा में सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुबंध का निर्माण हो जाता है। और संचालक मंडल अगर स्वीकार नहीं करता है तो उसके लिए कंपनी का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से समामेलन से पूर्व के जो प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके संबंध में स्थिति स्पष्ट है।